एक आदमी जो स्कूटर पर नमकीन बेचा करता था, वो कैसे भारतीय रेलवे के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बन गया। एक ऐसा शख्स जिसके एक फोन कॉल पर पॉलिटिशियन से लेकर बॉलीवुड के सितारे तक चले आते थे, आखिर वो तिहाड़ जेल कैसे पहुंच गया। ये कहानी है सुब्रत रॉय सहारा की और भारत के उस सबसे बड़े घोटाले की जिसने लाखों आम लोगों की जिंदगी भर की कमाई को पल भर में राख कर दिया था। ये कहानी है भरोसे की, लालच की और उस मायाजाल की जिसने देश को हिला कर रख दिया। हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी बेहद मामूली थी। 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में जन्मे सुब्रत रॉय सहारा ने अपने शुरुआती दिन गोरखपुर में गुजारे थे। एक अच्छे खासे परिवार में पैदा होने के बावजूद पिता के जाने के बाद हालात ऐसे बदले कि उन्हें अपने लैम्ब्रेटा स्कूटर पर नमकीन बेचकर घर चलाना पड़ा। लेकिन सुब्रत रॉय की सोच सिर्फ नमकीन बेचने तक ही सीमित नहीं थी। साल 1976 में उन्होंने एक डूबती हुई चिटफंड कंपनी को अपने हाथ में ले लिया और 1978 में सिर्फ 2000 रुपए से एक नई शुरुआत की। उन्होंने कंपनी को नाम दिया सहारा और उसके आगे एक ऐसा शब्द जोड़ा जिसने पूरा खेल बदल दिया, परिवार। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये सहारा इंडिया परिवार था। यहीं से शुरू हुआ आम आदमी के भरोसे का एक बिजनेस मॉडल बनने का खेल। 1990 का दशक आते आते रॉय ने लखनऊ को अपना हेडक्वार्टर बना लिया, जो जल्द ही उनके विशाल साम्राज्य का पावर सेंटर बनने वाला था। सहारा का बिजनेस मॉडल किसी हार्वर्ड के केस स्टडी से नहीं बल्कि भारत की जमीनी हकीकत से निकला था। सुब्रत रॉय ने उन लोगों को टारगेट किया जिन तक बैंकों की पहुंच नहीं हुआ करती थी। रिक्शे वाले, सब्जी वाले, रेड़ी पटरी वाले, दिहाड़ी मजदूर, वो लोग जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे। सहारा के हजारों एजेंट जो खुद को सहारा परिवार का सदस्य कहते थे, इन लोगों के पास जाते और उनसे हर दिन 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए जैसी छोटी छोटी रकम जमा करवाते थे। वादा बड़ा ही सीधा और आकर्षक सा था, कुछ ही सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। ये लोग बैंक जा नहीं सकते थे, इन्हें शेयर मार्केट की समझ नहीं थी, लेकिन इन्हें सहारा श्री सुब्रत रॉय पर पूरा भरोसा था। और ये भरोसा तब पत्थर की लकीर बन जाता था जब लोग अपनी क्रिकेट की टीम की जर्सी पर सहारा लिखा देखते थे। राष्ट्रवाद का इससे बड़ा इस्तेमाल और क्या हो सकता था। रॉय ने लोगों को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं बेची, उन्होंने उन्हें एक परिवार का हिस्सा होने का एहसास बेचा। एक ऐसा परिवार जिसका मुखिया देश के सबसे ताकतवर लोगों के साथ उठता बैठता था और ताकत तो वाकई बेहिसाब थी। देखते ही देखते सहारा का साम्राज्य फाइनेंस, रियल एस्टेट और मीडिया से लेकर एविएशन तक फैल गया। एक तरफ सहारा एयरलाइंस आसमान में थी तो दूसरी तरफ पुणे के पास अंबी वैली जैसे सपनों का एक शहर बसाया जा रहा था। सहारा का अपना टीवी चैनल भी था, अपना अखबार था, यहां तक कि फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम में भी उनकी हिस्सेदारी थी। कहा जाता है कि साल 2004 तक टाइम्स मैगजीन ने सहारा को भारतीय रेलवे के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बताया था, जिसके साथ 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी जुड़े थे। सुब्रत रॉय अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, सहारा श्री बन चुके थे। उनके बेटों की शादी में प्रधानमंत्री से लेकर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे तक मौजूद रहते थे। ये एक ऐसी शाही शादी थी जिसने पूरी दुनिया की आंखों में चकाचौंध भर दी थी। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक स्याह सच छिपा हुआ था जो जल्द ही सामने आने वाला था। कहते हैं ना, आप सबको कुछ समय के लिए तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप सबको हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। सहारा का बुलबुला भी अब फटना ही था और इसकी शुरुआत हुई एक गुमनाम चिट्ठी से। कहानी में विलन बनकर एंट्री हुई सेबी की, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत के शेयर बाजार की रेगुलेटर है। सेबी को पता चला कि सहारा की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने ओएफसीडीज के जरिए बाजार से हजारों करोड़ रुपए उठा लिए थे। अब ये ओएफसीडीज क्या बला है? आसान भाषा में कहूं तो ये एक तरह का लोन का कागज है जिसमें कंपनी आपसे पैसा उधार लेती है और बदले में आपको ऑप्शन देती है कि आप बाद में उस लोन को कंपनी के शेयर में बदलवा सकते हैं।
लेकिन ऐसा करने के लिए सेबी की इजाजत लेनी पड़ती है, जो सहारा ने नहीं ली थी। जब सेबी ने जांच शुरू की तो जो सामने आया वो होश उड़ा देने वाला था। सहारा ने करीब 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गैर कानूनी तरीके से जमा कर ली थी। इसके बाद जो हुआ वो भारत के कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाइयों में से एक बन गया। 2011 में सेबी ने सहारा को आदेश दिया कि वो निवेशकों का सारा पैसा ब्याज समेत लौटाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सहारा ने दलील दी कि ये निवेशक उनके परिवार का हिस्सा हैं और उन्होंने 95% से ज्यादा लोगों का पैसा सीधे लौटा दिया है। सबूत के तौर पर सहारा ने 127 ट्रकों में 31,000 से ज्यादा बक्से भरकर दस्तावेज सेबी के दफ्तर भिजवा दिए थे। लेकिन जब सेबी ने उन दस्तावेजों की जांच शुरू की तो एक और झोल सामने आ गया। करोड़ों निवेशकों के डेटा में से ज्यादातर का कोई अता पता नहीं था। कई नाम और कई पते फर्जी निकले। ये भूतिया निवेशक कौन थे? क्या ये सिर्फ कागजों पर बनाए गए थे ताकि काले धन को सफेद किया जा सके? सवाल बहुत थे और जवाब किसी के पास नहीं। आखिरकार 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया कि वो निवेशकों का करीब 24,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कराए ताकि सेबी उसे असली मालिकों तक पहुंचा सके। जब रॉय ये पैसा नहीं जमा करा पाए तो उन्हें कोर्ट की अवमानना के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार कर दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जो शख्स कभी देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को अपनी उंगलियों पर नचाता था वो अब जेल की सलाखों के पीछे था। सुब्रत रॉय तो जेल चले गए, पर उन लाखों करोड़ों लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी सहारा परिवार को सौंप दी थी? उन एजेंटों का क्या हुआ जिन्होंने अपने ही दोस्तों और रिश्तेदारों का पैसा लगवाया था? गांवों और कस्बों में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी और उस पैसे का क्या हुआ? ये इस घोटाले का सबसे ज्यादा और शायद सबसे दुखद पल है और बहुत शाह पहलू है जो समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ने किश्तों में सेबी के पास करीब 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा करवा भी दिए थे। लेकिन एक दशक से ज्यादा बीत जाने के बाद भी सेबी उन ओएफसीडीज निवेशकों में से सिर्फ कुछ हजार लोगों को ही ढूंढ पाई है और उन्हें लगभग 138 करोड़ रुपए, केवल 138 करोड़ रुपए ही लौटा सकी है। बाकी के 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ब्याज मिलाकर आज भी सेबी के खातों में यूं ही पड़ी है, क्योंकि उनके असली दावेदारों का कोई अता पता नहीं है। हालांकि बाद में सरकार ने सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों के लिए एक अलग से रिफंड पोर्टल जरूर बनाया। इस पोर्टल के जरिए कुछ हजार करोड़ रुपए लौटाए भी गए, जो लाखों लोगों के लिए एक छोटी ही सही लेकिन राहत की खबर थी। लेकिन ये उस महाघोटाले के महासागर में एक बूंद जैसा ही था जिसने 3 करोड़ से ज्यादा जिंदगियों पर असर डाला था। 14 नवंबर 2023 को 75 साल की उम्र में सुब्रत रॉय की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। उनकी मौत के साथ ही भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का एक विवादित अध्याय खत्म हो गया। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने शून्य से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उसकी नींव भरोसे की नहीं बल्कि धोखे की रेत पर रखी गई थी। सहारा की कहानी सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड की नहीं है, ये एक कड़वा सबक है। ये हमें बताती है कि राष्ट्रवाद, ग्लैमर और इमोशनल बातों में आकर कभी भी अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ये हमें फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व भी समझाती है। हमेशा सवाल जरूर पूछिए। अगर कोई डील इतनी अच्छी लग रही है कि यकीन करना मुश्किल हो तो शायद वो सच ना हो, क्योंकि जब भरोसे का बुलबुला फूटता है तो उसके नीचे दबे सपने राख हो जाते हैं। सहारा घोटाले पर आपकी क्या राय है? क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो इससे प्रभावित हुआ हो? अपनी कहानी और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार।